ज्ञान एवं शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मारवाड़ या जोधपुर के जो सबसे प्रतापी शासक हुए थे जिनका नाम था राव मालदेव, जिनका शासनकाल 1532 से लेकर 1562 ईस्वी तक रहा था। ये मारवाड़ के एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने छोटे से एक साम्राज्य, मेरा कहने का तात्पर्य ये कि जब मालदेव जब भी मारवाड़ के शासक हो रहे थे उस समय उनके पास जोधपुर और सोजत दो छोटी रियासतें थी और बहुत ही कम समय में अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार किया। यहाँ तक कि वो दिल्ली सम्राट शेरशाह सूरी से भी भिड़ गए थे और इनके शासनकाल में जितनी प्रमुख घटनाएं हुई थी उन घटनाओं के बारे में हम एक एक पहलू पर विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। ये समझने का प्रयास करेंगे कि किन कारणों से, किन नीतियों के कारण ये मालदेव सफल हुए और ऐसी कौन सी ऐसी भूलें रह गई थी जिसके कारण मालदेव को असफलताओं का सामना करना पड़ा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम जो टॉपिक पढ़ेंगे राव मालदेव, उनसे संबंधित कोई भी प्रतियोगिता में प्रश्न आए वो हमसे दूर न रहे। इस कारण हम प्रत्येक बिंदु को गहराई से हम अध्ययन करेंगे। हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक, फरिश्ता नाम इतिहासकार था, उसने कहा हिंदुस्तान का सबसे शक्तिशाली शासक था राव मालदेव। हस्मत वाला शासक भी राव मालदेव को कहा गया था। ये मारवाड़ के शासक गागा का पुत्र था। 1511 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से हमें ये जानकारी मिलती है कि राव मालदेव पितृहंता था और राव गागा की उन्होंने हत्या कर दी थी 1532 से। इस कारण अगर हम इनका राज्याभिषेक देखें तो इनका राज्याभिषेक हुआ था सोजत के अंदर, जो कि पाली के अंदर वर्तमान में। इस सोजत में इनका राज्याभिषेक होने का जो प्रमुख कारण था, प्रमुख कारण ये था क्योंकि जोधपुर के अंदर उन्हें अपने पिता की हत्या कर दी थी। इस कारण ये अगर सीधा जोधपुर में अपना राज्याभिषेक करते तो वहां तो इनके जो मारवाड़ के प्रमुख सामंत थे वो नाराज हो जाते और उनके खिलाफ विद्रोह भी होने की संभावना थी। इस कारण उन्होंने अपना राज्याभिषेक 1532 के अंदर सोजत में करवाया गया था। कुछ समय बाद में जब ये मामला ठंडा पड़ गया तो धीरे धीरे ये जोधपुर या मेहरानगढ़ आने जाने लगे और धीरे धीरे जोधपुर पूरी रियासती उन पर अपना अधिकार कर लिया था। जब ये शासक बने तो उस समय उनके पास सोजत और जोधपुर की दो ही रियासतें थी और हम बाकी बाद में हम अध्ययन करते हैं। जब ये 1532 ईस्वी में शासक बने उस समय जो गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह था। बहादुर शाह ने उस समय चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। चित्तौड़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उस समय चित्तौड़ के जो शासक थे वो थे विक्रमादित्य। उन्होंने राव मालदेव को पत्र लिखा और सैनिक सहायता की मांग की और राव मालदेव ने भी बहादुर शाह के चित्तौड़ आक्रमण के समय इनकी मेवाड़ की सहायता करने के बावजूद भी बहादुर शाह का चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार हो जाता है। इस कारण शुरू से हम बात करें तो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में अच्छी मित्रता थी। बाद के अगले बिंदु में अध्ययन करेंगे कुछ कारणों से उदय सिंह और राव मालदेव के बीच में मनमुटाव हो जाता है। जब शासक बनने के बाद धीरे धीरे राव मालदेव ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया था।
में शासक बनते ही ब्रादाजून क्षेत्र है उस पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद में ब्रादाजून पर भी राव महादेव का अधिकार हो गया। अधिकार होने के बाद में उनका जो अगला जो आक्रमण था वो था जालोर। इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि जो जालोर पर आक्रमण करने का जो प्रमुख कारण था वो सिकंदर का था। उस समय जालोर का जो सुल्तान था वो सिकंदर था। पहले भी सिकंदर खां और मालदेव के बीच में अच्छे संबंध थे। कुछ कारणों से सिकंदर खां और मालदेव के बीच में अनबन हो गई। और मालदेव ने जालोर पर आक्रमण करके सिकंदर खां को बंदी बना लेते हैं और जोधपुर के अंदर जेल के अंदर ही सिकंदर खां की मृत्यु हो जाती है। फिर इनका जो अगला आक्रमण होता है वो होता है नागौर। नागौर में उस समय शासक थे दौलत खां। जब नागौर में दौलत खां शासक थे तो जनवरी 1536 के अंदर जनवरी 1536 के अंदर नागौर पर राव मालदेव चढ़ाई करता है और विशाल सेना लेकर दौलत खां पर आक्रमण करता है और दौलत खां को पराजित करते हुए नागौर पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। धीरे धीरे मालदेव ने ब्रादाजून को जीता, जालोर को जीता और नागौर को जीता। और नागौर को जीतने के बाद में उनका जो अगला जो आक्रमण था, अगला जो सैनिक अभियान था वो था मेड़ता। मेड़ता वर्तमान में पड़ता है नागौर में और नागौर जिले की एक तहसील है जहां पर मीराबाई का प्रमुख मंदिर बना हुआ है। उस समय मेड़ता का शासक था वीरमदेव। वीरमदेव थे वीरमदेव के पास एक हाथी था। इस हाथी को लेकर भी राव मालदेव और वीरमदेव के बीच में कुछ भ्रांतियां थी। कहा जाता है कि वीरमदेव ने हाथी था वो मालदेव को दे दिया गया था और रास्ते में ही वीरमदेव ने उस हाथी को मरवा डाला था। दूसरा प्रमुख कारण था अजमेर के प्रश्न को लेकर। वीरमदेव ने राव मालदेव के खिलाफ जाकर अजमेर पर अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के कारण राव मालदेव वीरमदेव से बहुत ज्यादा नाराज हुआ और सेना लेकर मेड़ता पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद में वीरमदेव से मेड़ता भी छीन लेते हैं और अजमेर भी छीन लेते हैं। इन बातों से नाराज होकर ये शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं और मालदेव से बदले लेने की भावना से वो जाते हैं। इस कारण भी जो मेड़ता में राठौर वंश का शासक था और अपने स्वजनों को भी धीरे धीरे राव मालदेव ने अपना विरोधी बनाना शुरू कर दिया था। जिस समय गिरी सुमेल का युद्ध होता है उस समय वीरमदेव राव मालदेव के खिलाफ युद्ध के मैदान में आ डरता है। इसका हम अध्ययन आगे करेंगे गिरी सुमेल युद्ध में। अब देखिए बीकानेर। पंद्रह सौ 42 ईस्वी में साहिबाग एक साहिबाग का युद्ध होता है 1542 में। अब देखिए बीकानेर जो रियासत थी उसके जो पूर्वज थे ये इनके सौजन थे राव जोधा। राव जोधा के जो पुत्र थे राव भिक्का
राव बीकानेर नगर को बसाया था, इनके ही परिवार के सदस्य थे। और इस कारण भी ध्यान में रखते हुए राव मालदेव ने विस्तारवादी नीति के तहत बीकानेर पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। और 1542 में सुसाइबा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में राव जैत सिंह ये युद्ध हुआ था 1542 ईस्वी में। जब बीकानेर पर आक्रमण किया था तो राव जैत सिंह ने जो अपना जो परिवार था उस परिवार को हिसार सुरक्षित स्थान पर, जो कि हिसार पड़ता है हरियाणा के अंदर, वहां छोड़कर आ जाते हैं। राव जैत सिंह इस बात का पता लगता है कि मेरे पास सीमित साधन है और सीमित मात्रा में सेना है। इस कारण तो 1542 का जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में राव जैत सिंह लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो राव जैत सिंह के जो पुत्र है लूणकरण, वो बाद में शेरशाह सूरी के पास चले जाते हैं। धीरे धीरे राव मालदेव ने अपने जो सौजन थे और जो आसपास की जो रियासतें थे, उन रियासतों के साथ मित्रता न करके उन रियासतों के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर दिया, जो आगे जाकर राव मालदेव के लिए सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। और राव मालदेव ने बीकानेर पर भी अधिकार कर लिया गया था। देखिए मेवाड़ से शत्रुता, देखिए मेवाड़ में उस समय शासक थे उदय सिंह। मेवाड़ में उस समय शासक थे उदय सिंह और मारवाड़ के थे मालदेव। उस समय जैत सिंह नाम के एक व्यक्ति थे, जैत सिंह, ये मेवाड़ से संबंधित थे। मेवाड़ से संबंधित है। और खेरवा मारवाड़ के अंदर जागी पड़ती है खेरवा। ये जैत सिंह वहां से आकर राव मालदेव की शरण में आ जाते हैं। राव मालदेव की शरण में आ जाते हैं और राव मालदेव ने खेरवा की जागीरदारी जैत सिंह को प्रदान कर देते हैं। कहा जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि स्वरूप दिन जब जैत सिंह को राव मालदेव खेरवा जागीरी दे देते हैं तो ये जैत सिंह प्रसन्न होकर अपने जो पुत्र के स्वरूप दे उनका विवाह मालदेव के साथ कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब राव मालदेव अपने ससुराल खेरवा आए थे, उस समय जब स्वरूपदेव को उन्होंने, स्वरूपदेव की छोटी बहन थी और बहुत ही सुंदर थी, उसको देखकर उन्होंने जैत सिंह से मांग की थी कि मैं आपकी इस छोटी पुत्री से भी मैं विवाह करना चाहता हूं। इस बात से जैत सिंह को अपना अपमान महसूस हुआ। इस कारण ये जैत सिंह भी इनसे नाराज हो गया और विशाल सेना लेकर ये खेरवा पर भी आक्रमण कर देते हैं। उस समय जो उदय सिंह था, जैत सिंह ने अपने जो छोटी पुत्र थी उसका विवाह उदय सिंह से कर देते हैं। इस बात को लेकर राव मालदेव उदय सिंह से नाराज हो जाते हैं। शुरू से जो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में जो मित्रता थी, अब वो मित्रता धीरे धीरे शत्रुता में बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि राव मालदेव ने कोमलगढ़ पर भी आक्रमण किया था। कोमलगढ़ पर भी आक्रमण किया था इस बात को लेकर, मगर कोमलगढ़ दुर्ग में भी राव मालदेव को सफलता नहीं मिली। समय बीता गया। जोधपुर के ख्याल से हमें ऐसा पता चलता है, जोधपुर की ख्याल से हमें पता चलता है कि राव ये कुंपा था, ये कुंपा देखिए कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि जेता और कुंपा के शासक के प्रमुख सेनापति थे। मैं भूल गया था, जब बीकानेर पर आक्रमण हुआ था, वो आक्रमणी कुंपा राठौड़ के नेतृत्व में ही आक्रमण हुआ था बीकानेर का। और बीकानेर भीलवाड़ा और झुंझुनू जो रियासतें थी
और राव मालदेव ने कुंपा को दी थी। और जो कुंभलगढ़ दुर्ग के बाद के अंदर जब उदय सिंह को वापस शासक बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान कुंपा राठौड़ का और उनके ससुर उदय सिंह के ससुर अक्केराज सोनगरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस कारण भी बाद में समय बीतने के बाद उदय सिंह को शासक बनाने में भी जो मालदेव का जो सेनापति था कुंपा राठौड़ और अक्केराज सोनगरा का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। अब हम आगे बात करेंगे कि धीरे धीरे अपने जो पड़ोसी जो राजपूत शासक थे या राजपूत सरदार थे, उन सभी राजपूत सरदारों को राव जोधा ने राव मालदेव ने अपना शत्रु बनाना शुरू कर दिया था। और धीरे धीरे अब आप आगे देखिए, सिवाना सिवाना पर भी राव मालदेव ने अधिकार करने का प्रयास किया और एक अपनी सेना राव डूंगर सिंह के खिलाफ भी उन्होंने सेना भेजी और सिवाना पर भी धीरे धीरे राव मालदेव का अधिकार हो गया। इस प्रकार मारवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी थी वो सिवाना दुर्ग की थी और सिवाना पर भी राव मालदेव का अधिकार हो गया। अब देखिए जैसलमेर, जैसलमेर की एक राजकुमारी थी उमादे, जिसको इतिहास में रूटी रानी कहा जाता है। ये लूणकरण भाटी की पुत्री थी। लूणकरण भाटी की पुत्री थी, जिसने लूणकरण भाटी ने राव मालदेव के साथ इनका विवाह कर देते हैं। इनका विवाह होता है 1536 ईस्वी में। विवाह करने के बाद में जब ये जोधपुर आती है रानी उमादे, जिसको इतिहास में रूटी रानी के नाम से कहा जाता है, ये जैसलमेर की राजकुमार थी जिनके पिता का नाम था लूणकरण भाटी और मालदेव और इनका विवाह हुआ था 1536 में। विवाह होने के बाद में एक डावरिया प्रथा होती है। डावरिया प्रथा ये होती है कि जब किसी शासक या सामंत का जब विवाह होता है तो उस विवाह के उपलक्ष्य के अंदर उनका जो ससुर होता है वो ससुर उनको डावरिया या काम काज करने के लिए, सेवा करने के लिए वो कुछ राशि उनको शासक को भेंट करते हैं। उन डावरियों में से एक का नाम था बहारमली, एक का नाम था बहारमली। अब इस बात का ध्यान रखे, बहारमली का संबंध वो बहारमली दूसरी थी जो मेवाड़ में थी कुंभा के समय, और ये बहारमली भी एक दासी है, यह एक डावरी है। जब काफी समय बीत जाने के बाद में रात्रि का समय था और बहारमली सुंदर थी और बहारमली और मालदेव बादल महल में बैठे हुए थे और इन दोनों को पलंग पर बैठे देखकर जब रानी उमादेव को ये पता चलता है तो रानी उमादेव जब इन दोनों को एक साथ देखती है तो वहां से नाराज हो जाती है और नाराज होने के बाद में वो यहाँ अपने अजमेर आ जाती है। अजमेर आकर तारागढ़ दुर्ग के अंदर रहती है। तारागढ़ दुर्ग में रहती है। ये महाराणा कुंभा की पत्नी
ताराबाई के नाम से तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस प्रकार उमादेव और राव मालदेव के बीच में नाराजगी हो जाती है। इस कारण ये राव मालदेव को छोड़कर अजमेर आ जाती है। अजमेर आने के बाद में उस समय मारवाड़ के ऊपर शेरशाह सूरी के आक्रमण की संभावना थी। संभावना होने के कारण कई बार राव मालदेव ने उमादेव को मनाने का प्रयास किया। इस कारण उन्होंने ईश्वरदास को भेजा। और ईश्वरदास ने कहा जाता है कि रानी उमादेव को मनाने का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। मगर जो राव मालदेव की जो अन्य रानियां थी वो नहीं चाहती थी कि रानी उमादेव वापिस जोधपुर आए और आरसा वारट को भेजती है। आशा वारट को भेजती है। आप एक चीज का ध्यान रखना कि राजस्थान के अंदर एक वारट चारण जात के होते हैं। ये बोलने में बहुत ही चतुर, हिंदी के बहुत राजस्थानी भाषा और वीर रस के बहुत ही अच्छे कवि होते हैं। और जब ईश्वरदास को इसको मनाकर जोधपुर लेने का प्रयास करते हैं तब अन्य राजा ने आशा वारट को भेजते हैं। और भेजने के बाद में एक स्थान पर मिलते हैं और एक ये दोगा करता है आशा वारट तो मान रखे तो प्यूतज, मान रखे तो प्यूतज। मान रखे तो प्यूतज, प्यू रखे तो मानतज। मानतज। और आगे भी ये कहता है कि एक हम बन दो गऊ न बनत, एक हम दो गऊ न बनत, दोनों साथ है चरत। इस दोहे का ये मतलब है कि हे रानी उमादेव, अगर तुझे तेरा आत्म सम्मान अगर अच्छा लगता है, अगर तुझे आत्म सम्मान अगर अच्छा लगता है तो तू अपने पीयू है या अपने पति है उसको त्याग दे। अगर तुझे अपना मान अच्छा लगता है तो अपने पति को त्याग दे। और अगर पति अच्छा लगता है तो अपने सम्मान को त्याग दे। और कहा कि एक खंबे एक खूंटे पर हम दो गायों को साथ में न तो बांध सकते और नहीं साथ नहीं सकते। ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ऐसा कहा जाता है कि रानी उमादेव ने जब ये दोहा सुना आशा वारट का तो उनका जो स्वाभिमान है वापस जिंदा हो जाता है। और स्वाभिमान जिंदा होने के बाद में वो जोधपुर आने से मना कर देती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि लूणकरण ने राव मालदेव को मरवाने का भी प्रयास करता है। इस बात का जब पता राव मालदेव को पता चल जाता है तो राव मालदेव लूणकरण से नाराज हो जाता है और जैसलमेर को भी अपना विरोधी बना लेता है। अब हम आगे बात करते हैं हुमायूं की। देखिए हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। 1539 के अंदर चौसा का युद्ध 1540 में कनौज का युद्ध हारने के बाद में हुमायूं मुगल बादशाह था और एक बिना शासक ये अलग अलग स्थानों पर घूमता फिरा। और उस समय ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं ने
मालदेव से सहायता मांगी। हुमायूं ने मालदेव से सहायता मांगी। ये बात 1540-41 के आसपास की। 1540 के आसपास के उस समय ये कहा जाता है कि उस समय हुमायूं ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। 1540 के अंदर शेरशाह सूरी से ये हारकर ये भटकते रहे। इस हुमायूं की ऐसी योजनाएं थी, हुमायूं की ऐसी योजनाएं थी कि मैं जाकर गुजरात पर अधिकार कर लूं और अधिकार करने के बाद में अगर मैं दिल्ली पर वापस आक्रमण करूं तो मुझे सेना का गठन करने और मैं एक मजबूत सेना का निर्माण करके मैं शेरशाह सूरी से अपना बदला ले सका। मगर जब मालदेव ने सहायता मांगी और मालदेव ने सहायता मांगने की अपील को स्वीकार भी किया था, मगर उस समय हुमायूं ने उस समय किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया। 1541 के आसपास 1541 ईस्वी के आसपास सहायता की उम्मीद लेकर हुमायूं मारवाड़ आता है। एक जोगी तीर्थ स्थान है, जोगी तीर्थ स्थान है, वहां पर ही आता है और राव मालदेव से सहायता मांगता है। और जब जोगी तीर्थ स्थान पर मालदेव समय नहीं आता है और अपने 30-35 सैनिकों को इनके पास भेज देते हैं और बातचीत होती है। कुछ सोने की मोहरें इनको ये दे देता है और कुछ इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड हुए, गोपीनाथ शर्मा है, ये कहते हैं कि हुमायूं ने काफी समय के बाद में ये आए थे और राव मालदेव ने उस समय की राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए कोई विशेष प्रकार की इनकी हुमायूं की सहायता नहीं की थी। राजनीतिक दृष्टि से देखे तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जब ये 1540 के अंदर शेरशाह सूरी विजय हुआ, उस समय शेरशाह की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो ये मालदेव ये चाहता था कि मैं हुमायूं की मदद करके शेरशाह सूरी को मैं कमजोर कर सकूं। इस कारण उन्होंने सहायता के लिए हाँ की और बाद में समय बीतने के बाद में, काफी समय बाद में हुमायूं ने जब मारवाड़ के लिए आए थे, उस समय राव मालदेव ने कोई विशेष किसी प्रकार की सहायता नहीं की थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि हुमायूं को ये बंदी बनाना चाहते थे मालदेव, मगर जोधपुर की ख्याल से हमें पता चलता है कि राव मालदेव का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। राव मालदेव ने सामान्य सी सेना भेजकर हुमायूं का पीछा किया और हुमायूं वहां से अमरकोट चला जाता है, कोई किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था। जबकि अगर ये हुमायूं को शरण देता तो हो सकता है शेरशाह सूरी उस समय उन पर आक्रमण कर दे मालदेव पर। इस कारण मालदेव ने अपने साम्राज्य को सुरक्षित किया और हुमायूं वहां से भटकता हुआ अमरकोट चला जाता है। अब देखिए आगे शेरशाह सूरी। देखिए जेतान का युद्ध गिरी सुमेर का युद्ध, या सुमेर का युद्ध इसी को ही कहा जाता है। ये युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए राव मालदेव को ये विश्वास हो गया था 100% कि शेरशाह
और मेरे बीच में संघर्ष होना आवश्यक है, क्योंकि बीकानेर मेड़ता जैसलमेर मेवाड़ युद्ध का प्रमुख यह भी कारण था कि जो राजस्थान के जो प्रमुख उस समय जो शासक थे, क्योंकि बीकानेर के जो शासक थे जैद सिंह की मृत्यु के बाद में कल्याणमल सीधा शेरशाह सूरी के पास चले गए। शेरशाह सूरी के पास चले गए। जो मेड़ता का जो वीरमदेव था, वीरमदेव भी शेरशाह सूरी के पास चले गए। तो इन लोगों ने शेरशाह सूरी को राव मालदेव के प्रति आक्रमण करने के लिए उकसा रहे थे कि किसी प्रकार राव मालदेव पर अधिकार कर लिया जाए, और इस बात को शेरशाह सूरी भी अच्छी तरह जानता था। लेकिन मेरे अंडर में अगर मारवाड़ आ जाए तो गुजरात के रास्ते और अरब सागर की ओर जो व्यापार होता था, उस व्यापार को मुझे लाभ हो। और दूसरी बात, उस समय की स्थिति देखे तो उस समय भारतवर्ष के अंदर कोई शक्तिशाली को शासक था तो वो था राव मालदेव। उस राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में टकराव होना भी आवश्यक था। दूसरा, इतिहासकार ये तथ्य भी मानते हैं कि हुमायूं को लेकर भी शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में संघर्ष होना अनिवार्य था, क्योंकि जब राव मालदेव के पास हुमायूं आया, न तो हुमायूं को राव मालदेव ने गिरफ्तार बंदी बनाया और न ही हुमायूं को मारा। इस कारण शेरशाह सूरी भी राव मालदेव से नाराज था, और शेरशाह सूरी के जो प्रमुख जो बीकानेर मेड़ता के जो संबंध है, उन्होंने उकसाया कि आप जाकर मालदेव पर आप आक्रमण कीजिए। अब मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। गिरी सुमेर का युद्ध या जैतारण का युद्ध या सुमेर का युद्ध, ये जनवरी 1544 में होता है। एक विशाल सेना लेकर गिरी सुमेर एक स्थान है जो जैतारण वर्तमान में पाली जिले के अंदर है। वहां आकर दोनों की सेनाएं आपस में डेरा डाल लेती है। अब देखिए, शेरशाह सूरी को इस बात का पता चलता है कि मैं सीधे इस मालदेव से मैं टक्कर नहीं ले सकता। मैं शेरशाह सूरी के बारे में बता देता हूं। इनका बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। ऐसा कहा जाता है कि अपनी बहादुर से एक बार उन्होंने शेर को मार दिया था, इस कारण इनका नाम पड़ा शेर खान। और जब वे दिल्ली के सुल्तान बने 1540 में, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया शेरशाह। शेर खान से शेरशाह सूरी। ये अफगान शासक थे और भारत के अंदर सूर्यवंश की स्थापना 1540 में की थी, और इनका शासनकाल मात्र 5 वर्ष का ही रहा था। शेरशाह सूरी को अकबर का अग्रणी शासक भी कहा जाता है। इसलिए उन्होंने छल और कपट किया, और वीरमदेव के माध्यम से ये जेता और कुंपा इनके दो सेनानायक थे। जेता और कुंपा, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जेता और कुंपा को 20-20 हजार रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 20-20 हजार रुपए दिए। रुपए देने के पीछे जो प्रमुख कारण यह था कि सिरोही से 20 हजार की तलवारें खरीदे और 20 हजार की कंबल खरीदे, और ये जाली पत्र बनाकर शेरशाह सूरी ने कूटनीति का काम लिया, छल और कपट का सहारा लिया। और ये बात राव मालदेव के पास पहुंचा देते हैं कि आपके जो प्रमुख दो सेनानायक जेता और कुंपा मेरे साथ आकर मिल गए।
जब ऐसा कहा जाता है कि जब मालदेव इस बात की सच्चाई जानने के लिए देते तो उनके जो तंबू लगे होते हैं, तंबू के पास में ऐसा कहा जाता है कि दोनों के पास 20-20 हजार रुपए मिले। इस बात से नाराज होकर राव मालदेव युद्ध का त्याग कर देते हैं। जब राज जेता और कुंपा को इस बात का पता चलता है, ये राव मालदेव को विश्वास दिलाते हैं कि हे शासक, हे स्वामी, हमारे मन में किसी प्रकार का छल और कपट नहीं है। हम मरते दम तक अपने स्वामी भक्ति दिखाएंगे और हमने किसी प्रकार का आपके साथ छल और कपट नहीं किया गया। इस कारण राव मालदेव ने इन दोनों सेनानायक जेता और कुंपा पर अविश्वास करते हुए वहां से अपने आधी से अधिक सेना लेकर ये जोधपुर आ जाते हैं। ये जोधपुर आ जाते हैं और जोधपुर की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर लेते हैं। अब ध्यान देना, जेता और कुंपा ये मध्य रात्रि को कहा जाता है कि राव जेता और कुंपा के पास कई पुस्तकों में 8,000 सैनिक और कई पुस्तकों में 3,000 सैनिक बताए जाते हैं, जबकि शेरशाह सूरी के पास 80,000 सैनिक थे। 80,000 सैनिक थे। ऐसा भी हमें जानकारी मिलती है कि जब शेरशाह सूरी नमाज पढ़ रहा था तो उसने अल्लाह से ये मांग की थी कि हे अल्लाह, मुझे मेरी इस युद्ध में मेरी रक्षा करे और किसी प्रकार मुझे इस युद्ध में विजय दिलाए और मेरे प्राणों की रक्षा करे। इस मालदेव की सेना से भी ये शेरशाह सूरी भयभीत था। इस कारण जेता और कुंपा ने मध्य रात्रि को 8,000 या 3,000 सैनिक लेकर मध्य रात्रि को शेरशाह सूरी की सेना पर आक्रमण करते हैं और कहते हैं आक्रमण इतना भयानक था कि पूरी शेरशाह सूरी की सेना को गाजर और मूली की तरह पूरी लगभग सेना को काट दिया गया था। तब अनायासी शेरशाह सूरी इन जेता और कुंपा की वीरता को देखकर जेता और कुंपा इस युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। मगर शेरशाह सूरी इनसे इतना प्रभावित हुआ, उसने कहा हे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मुझे आज ही बचा लिया। और जेता और कुंपा ने पूरी सेना को घायल कर दिया और अगर ये भागकर नहीं जाते राव मालदेव तो इस युद्ध का परिणाम कुछ अलग ही होता। और राव मालदेव वहां से चले जाने के बाद में शेरशाह सूरी को जब पता चलता है कि राजपूत सैनिक इतने वीर और बहादुर होते हैं, उसके बाद में उसके अन्याय से मुंह से निकल जाता है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कई बार ये प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि ये कथन किस युद्ध के बारे में कहा गया है, तो ये कथन गिरी सुमेर का युद्ध के लिए कहा गया है। ये शेरशाह सूरी ने जेता और कुंपा की बहादुरी देकर ये शब्द कहे थे। उस समय अनायासी अब्बास का सरवानी और विशाल सेना लेकर आ जाते हैं। इस कारण शेरशाह सूरी की इस युद्ध में विजय प्राप्ति होती है और शेरशाह सूरी ने बाद में जोधपुर पर सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लेता है और जोधपुर अधिकार करने के बाद में वह अजमेर पर भी अधिकार कर लेते हैं। इस प्रकार अब देखिए कई ऐसे भूलें थी राव मालदेव की जिसके कारण राव मालदेव को पराजय का मुंह देखना पड़ा। अगर राव मालदेव अगर सेना अविश्वास नहीं करता जेता और कुंपा पर और अपनी पूरी सेना के साथ अगर राव मालदेव की अगर सेना लड़ती तो निश्चित रूप से राव मालदेव इस युद्ध में विजय होता और भारत का शासक होता, हिंदू शासक होता और संपूर्ण भारत पर ये राज करता। मगर उन पर अविश्वास के कारण मुक्ति की खानी पड़ी। और देखिए सबसे बड़ा कारण था कि उस समय जब राजनीतिक परिस्थिति के बीकानेर का शासक मालदेव के खिलाफ लड़ रहा था, अजमेर
और मेहता का शासक खिलाफ लड़ रहा था। उदय सिंह ने किसी प्रकार की उसकी सहायता नहीं की थी, नागौर के शासक ने सहायता नहीं की थी, शिवानंद के शासक ने इनकी सहायता नहीं की थी, और जो लूणकरण था पार्टी शासक उसने भी किसी प्रकार की सहायता नहीं की थी। अपने सौजनों को विरोध के कारण और अपने आप चारों ओर सीमाओं के जो शासक थे उन शासकों से विरोध मोल लेने के कारण राव मालदेव की इस युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ता है और राव मालदेव वहां से सिवाना चला जाता है। अब देखिए मालदेव सिवाना चला जाता है और कुछ समय बाद के अंदर ऐसा कहा जाता है कि बीकानेर और राव लूणकरण को दे देता है और मेहता क्षेत्र है और वीरमदेव को दे देता है और वापस दिल्ली की ओर चला जाता है। अजमेर पर भी इनका अधिकार हो जाता है। अधिकार होने के बाद में 1545 में 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। एक सैनिक अभियान होता है कालिंजर में, उस कालिंजर के सैनिक अभियान के अंदर एक गोले के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के कुछ समय बाद में राव मालदेव ने वापिस जोधपुर सोजत सिवाना अजमेर नागौर आदि रियासतों पर वापिस अधिकार कर लेता है। इनके अधिकार में सिर्फ मेहता और ये बीकानेर पर अधिकार नहीं कर पाता है। इस प्रकार 1500 सारे क्षेत्र में 1562 के अंदर राव मालदेव की भी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु जब ये राव मालदेव शासक बने तो उस समय उनके पास सिर्फ 2 ही रियासतें थी, सोजत और जोधपुर। बाद के अंदर शासक बनने के बाद उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई। नागौर, सिवाना, जालोर, बहदाजून, बीकानेर, मेहता, अजमेर, इन सारे क्षेत्रों पर उन्होंने अधिकार कर लिया। कुछ उनकी एक महान शासक होते हुए भी उनके जीवन में कुछ ऐसी भूलें की थी जिसके कारण उनको काफी नुकसान पहुंचा। अपने सौजनों को भी उन्होंने विरोधी बना लिया। इस कारण गिरी सुमेल के युद्ध में पराजय का मुंह देखना पड़ा और समय पर हुमायूं की सहायता न करना भी उनके एक पराजय का एक प्रमुख कारण था। मगर 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद में उन्होंने वापस अपना खोया हुआ सारा साम्राज्य सिर्फ मेहता और बीकानेर को छोड़कर सारा साम्राज्य वापस प्राप्त कर लिया। ये राव मालदेव के बारे में संपूर्ण इतिहास की जानकारी थी और एक महान शासक के रूप में मालदेव को इतिहास में याद किया जाता है। मालदेव ने भी अपने शासक मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी है तो अपना जो तीसरा पुत्र था राव चंद्रसेन उसको शासक बनाते हैं। इस कारण आगे भी मारवाड़ के अंदर उत्तराधिकारी लेकर गृह युद्ध शुरू होते हैं। धन्यवाद। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।